अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 72 कॉमन स्टॉक वैल्यू फॉर अ फिक्स्ड पीरियड कांस्टेंट एंड चेंजिंग डिविडेंड्स। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। हम लोग जो स्टडी करते आए हैं वो है वैल्यूएशन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर से ही स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक, जहां हमने कहा था दैट द कॉमन स्टॉक इज़ नेवर रिडीम्ड, दैट इज़ इट नेवर कैंसल्ड। यानी कॉमन स्टॉक होते हैं जो कि ट्रू ऑनर्स होते हैं, ऑनरशिप होती है कंपनी या बिजनेस में, तो वो कभी भी रिडीम नहीं होते या फिर कैंसिल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट टाइम पीरियड के लिए होते हैं कि जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक ये चलते रहते हैं, यानी आपको इसका डिविडेंड मिलता रहता है। सो कॉमन स्टॉक्स आर इशूड फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ time. It's true that there is a possibility that a common stock is purchased by an investor for a certain period of time, after which the investor intends to sell that stock or that share. In that case the time period becomes a fixed time period like a bond or a preferred share. चले, हमने यहाँ पर कहा infinite time period के लिए इशू किए जाते हैं, बट समटाइम्स ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि इन्वेस्टर या जो भी शेयर होल्डर जो भी है, तो वो चाहता है कि अपना जो स्टॉक है उसे सेल कर दे, या फिर शेयर स्टॉक या शेयर को कहीं पर सेल कर दे। तो ये काम जो होता है कि मतलब इन्फिनिट नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि बॉन्ड के लिए होता है, बॉन्ड भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जैसे प्रेफर्ड शेयर में होता है। तो कॉमन स्टॉक को भी इस तरह से इन्वेस्टर उसको आगे यूज़ कर सकता है, सेल कर देता है। ठीक है, दोबारा लेकर व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर। अब इसमें क्या ये करते कैसे हैं। नाउ इन दिस केस वी कैन हैव टू डिफरेंट सिनेरियोज, एंड दैट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड विच वी कॉल द होल्डिंग पीरियड, यानी जब तक आपके पास ये जो स्टॉक है या शेयर रहेगा या इन्वेस्टमेंट कहेंगे, होल्डिंग पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक और शेयर, द डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डिविडेंड जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट की वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे कि इफ़ आई एम होल्डिंग अ स्टॉक फॉर 10 years एंड सपोज डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दीज 10 years, यानी मेरे पास ये स्टॉक रहा 1 से लेकर 10 साल तक, यानी 10 साल तक रहा, तो जो इसका डिविडेंड था यानी आपको 10% रेट मिल रहा था, तो एवरी ईयर, ईच एंड एवरी ईयर ये 10% ही आपको मिलता रहा। The other possibility is that over this holding period of 10 years the dividend changes or it grows. पहले जैसे कांस्टेंट की बात आई ना, जैसे मॉडल्स में स्टेजेस में हमने किया था कि यहाँ पर पहले बात पॉसिबिलिटी क्या आई, जो होल्डिंग पीरियड यानी जहाँ से जहाँ तक स्पेसिफाई किया गया पीरियड वहाँ तक आपके पास रहा, बट उसका जो डिविडेंड था वो रिमेन्स कांस्टेंट यानी सेम रहा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर यानी 11th ईयर की अगर बात करूँ, तो उसके बाद डिविडेंड ने ग्रो किया, यानी चेंजेस आए उसमें। सो इन बोथ द कंडीशन वी कैन कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट कॉमन स्टॉक। जैसे स्टेज में 2 स्टेज में किया था कि फर्स्टली कांस्टेंट रहता था, देन चेंज आता था। ठीक है, और क्या है, कांस्टेंट जो रहता था उसके अलहदा कैलकुलेशन करते थे, और जब चेंज होता था या ग्रो होता था डिविडेंड, तो उसकी अलहदा कैलकुलेशन करते थे, देन उन दोनों को सम अप कर लेते थे। ऐसे ही किया हमने। अगर आपने देखा ना हो, नहीं देखा, जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको 2 स्टेज और 3 स्टेज के बारे में बताया, वो देख लीजिएगा, तकरीबन इसी तरह से था। Two things which are common in both of these assumptions is that there is a terminating or ending value at the end of holding period for which we are having this stock with us. यानी कोई ending या terminating value होती है जिसके लिए हम रुके हुए थे, यानी 10 साल बाद हमें कोई value मिलनी है। It means that if I go the 10-year holding period, the price of the stock at the end of 10th year will be the value that we will get after 10 years. यानी suppose करो आपका डिविडेंड है 10 years के लिए जो रुके हुए हो, यानी आपको मे भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलनी हो, तो आप उसके लिए क्या है, होल्डिंग पीरियड तो होता है, इसके लिए एक टर्मिनेटिंग या एंडिंग वैल्यू होती है जो कि 10th ईयर कंप्लीट होने पर यानी उसके एंड में दी जाती है। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ कंपनी स्टॉक और शेयर ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड,
अब पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड, यानी 1 से लेकर 10 साल तक वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ डिविडेंड्स दैट वी विल गेट ड्यूरिंग दैट होल्डिंग पीरियड। यानी पहला 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले प्रेजेंट वैल्यूज उन डिविडेंड के करोगे जो होल्डिंग पीरियड के दौरान हुए, यानी 1 से लेकर, अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल देखूं 1 से लेकर 10 ईयर तक सपोज करो। एंड ऑल्सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्राइस एट विच वी विल बी एबल टू सेल द स्टॉक एट द एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड, यानी किस पर सेल करोगे उस होल्डिंग पीरियड के, यानी आपकी आगे वैल्यू क्या होगी उसकी, यानी इसे कितने का आगे होना चाहिए, यानी दोनों की अलग-अलग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो बोथ ऑफ दीज केसेस द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर गिवन होल्डिंग पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड, जब वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, जो कि मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी बताई। इसमें डी नोट मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, ये लास्ट डिविडेंड है, यानी लास्ट ईयर्स डिविडेंड। आर रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। होल्डिंग पीरियड यानी कितने साल के लिए बात कर रहा है, वो 5 ईयर्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट है प्राइस आफ्टर 5 ईयर, यानी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है आफ्टर 5 ईयर वो 120 बताई जा रही है। सो इफ़ द डिविडेंड इज़ कांस्टेंट, अगर तो डिविडेंड कांस्टेंट रहता है, विच मीन्स दैट दिस 8 rupees per share dividend will continue for the next 5 years, then it will become an annuity of 8 rupees each for the period of 5 years. annuity का लेक्चर सुना था, ऑब्वियसली आपने किया होगा, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो नहीं सुनते तो आपको आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स है वो कभी भी समझ नहीं आते। एनईटी क्या था, इक्वल अमाउंट आफ्टर इक्वल रेगुलर टाइम पीरियड के, यानी एक पैटर्न में, यानी आपकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है कुछ टाइम के लिए, तो वो एक पैटर्न बन जाता है, तो वो एनईटी थी। यानी आफ्टर पेड और रिसीव्ड अमाउंट इक्वल अमाउंट आफ्टर रेगुलर टाइम पीरियड, यानी इस टाइम पीरियड भी सेम होता है, यानी पर ईयर मिल रही है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और रुपीस भी सेम मिलेंगे, यानी फर्स्ट ईयर भी 8 रुपीज़ मिले पर शेयर, और सेकंड ईयर भी 8 रुपीज़ मिले, थर्ड भी ईयर भी, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर भी 8 रुपीज़ ही पर शेयर आपको मिले। ठीक है, यानी इस तरह से कौन सा, यानी एनईटी बन गई। तो एनईटी के लिए क्या था, देयरफॉर वी आर अप्लाइंग द ऑर्डिनरी एनईटी, एट द एंड की बात की है ऑर्डिनरी, और हमने दूसरे एनईटी की भी बात की थी, उसमें एट द स्टार्ट की बात हुई थी, और एट द एंड जो ऑर्डिनरी एनईटी होती है तो उसमें एट द स्टार्ट पेमेंट्स होती हैं या रिसीव होती हैं। ठीक है, इसलिए हम ऑर्डिनरी एनईटी यूज़ करें हैं फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड्स इन वन गो, यानी एक ही बार में आप जो, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की बात आई है, अगर एक एक की बात आती, यानी फर्स्ट ईयर ग्रो इतनी हुई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इतना उसका रिटर्न था, थर्ड ईयर इतना था, तो वो इंडिविजुअल करना पड़ता हमें। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न बना है, एनईटी बनी है, यानी 5 ईयर्स तक सेम डिविडेंड रहेगा, तो इसके लिए आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करोगे फॉर एनईटी, ऑर्डिनरी एनईटी का, फॉर टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यूज़ इन वन गो। प्रेजेंट वैल्यू की जगह V1 यूज़ करी हूँ, बिकॉज वैल्यू 1 यानी पार्ट 1 है, जो कि कांस्टेंट की बात की थी। कांस्टेंट का आपने करना है, फिर ग्रो वाले इव का वैल्यू फाइंड करोगे, देन दोनों को सम अप कर दोगे। यहाँ पर है इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होती है, यहाँ पर ये डिविडेंड है। ठीक है, डिविडेंड जो आप रिसीव करोगे मल्टीप्लाई 1 माइनस आर, मेरे पास गिवन है ऊपर, एक मिनट, ये और ये रहा। ठीक है, 10% आपको गिवन है, तो यहाँ पर 10% लगा लो। n क्या मतलब है, नंबर ऑफ़ ईयर्स, और यहाँ पर 5 ईयर्स की बात हुई है। सेम उसी तरह से 10 को डिवाइड करो 100 से, 0.1 आएगा, प्लस 1 कर दो, 1.1 रेज टू पावर -1 है, पहले माइनस को प्लस में ले आए, यानी नीचे ले आएंगे, देन 1.1 की रेज टू पावर 5 फाइंड करें, आंसर आ गया। देन 1 को डिवाइड कर दो 1.61051 से, और माइनस कर दो 1 से, देन डिवाइड कर दो 0.1 से, देन मल्टीप्लाई कर दो 8 से, द आंसर विल बी 30.33। ये आपने प्रेजेंट वैल्यू, और सेकंड पार्ट में हमने कहा था ग्रो करेगा। सेकंड पार्ट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्राइस एट वी विल गेट एट द एंड ऑफ दिस होल्डिंग पीरियड, यानी इस होल्डिंग पीरियड के एंड पर आप क्या वैल्यू लेना चाहते हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्राइस फाइंड करो। एंड दिस विल बी वन सिंगल अमाउंट, सो वी विल अप्लाई द प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला फॉर डिस्काउंटिंग अ सिंगल वैल्यू। जो फिर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का, यानी सिंगल वैल्यू के लिए था, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। FV फ्यूचर वैल्यू जो उसने ऊपर बताई है हमें, एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स, यानी फ्यूचर वैल्यू भी बता दी थी यहाँ पर, तो वो 120 बताई गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर एफ वी की जगह 120 आएगा। 1 प्लस आर ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ 10% है, और 10 को 100 से डिवाइड करो, 0.1 प्लस 1 करो, 1.1 रेज़ टू पावर 5 करो, आंसर आ जाता है, और डिवाइड करो आंसर। मैंने आपसे कहा था कि जब ये दोनों फाइंड कर लोगे तो दोनों को सम अप करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल आएगी। तो V1 की वैल्यू ऊपर जो हमने फाइंड की वो 30.33 थी, प्लस V2 हमारे पास क्या निकला 74.5, दोनों का ऐड करो, आंसर विल बी 104.81। अच्छा जी, ये हमने कांस्टेंट जो मॉडल था एग्जाम्पल उसकी एग्जाम्पल की, और हमने द सेकंड पॉसिबिलिटी क्या कही थी कि ग्रो कर रहा होता है। तो ग्रो के लिए सेम उसी टाइप की एग्जाम्पल है, लास्ट डिविडेंड गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, और होल्डिंग पीरियड गिवन है, प्राइस आफ्टर। तो जब आपने ग्रोइंग की फाइंड करनी है जैसे, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जैसे फॉर्मूलाज किए थे, सेम उसी वे में आपने क्या करना है, डिविडेंड कैलकुलेट करने हैं। D1 का फॉर्मूला आपको गिवन है, D0 जो कि लास्ट ईयर डिविडेंड है वो, प्लस G1 यहाँ राइट हुआ है। अच्छा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर से कॉपी किया था, सेम वही आ रहा था, यहाँ जस्ट G राइट करो, ठीक है। और ग्रोथ रेट यहाँ पर है 7%, और ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर से मैंने इसको लिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके जी, यहाँ पर G1 राइट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ प्रीवियस लेक्चर में जब स्टेज 1, स्टेज 2 यानी 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल और 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल आपको लोगों को समझाया था, तो उसमें सेम यही एग्जांपल यूज़ की थी। यहाँ पर सपोज कर लो आपके पास जो G है यानी ग्रोथ रेट है वो 7% है, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो यहाँ भी राइट किया हुआ आ सकता है, बट मेरे पास एग्जाम्पल थी तो मैंने उसी को लिया। यहाँ पर आप G राइट कर सकते हो, यहाँ नीचे G हमारे पास है, सपोज करें इधर ही कर लेते हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास जो G है वो हम ले लेते हैं, कितना कहा है 7%, ठीक है, 7, और ये हमारे पास आ गया, यहाँ मैं G कर लेती हूँ। तो यहाँ आप क्या कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया G हमारे पास है 7% ग्रोथ रेट है। तो मैंने यहाँ पर G1 था तो एज इट इज़ रहने दी, ऐसे चेंज नहीं किया, आप यहाँ पर G राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला है, D0 आपको गिवन है 5 रुपीज़, 1 प्लस G1 यानी G आपके पास गिवन है 7%। मैंने यहाँ सॉल्व करके भी दिखाया था, आप इसको प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं, या मैंने स्टेप्स राइट किए हैं वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपने फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज डिविडेंड, सेम वही प्रोसेस, ओके जी, सेम वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड डिविडेंड, थर्ड ईयर डिविडेंड, फोर्थ ईयर डिविडेंड। तो यहाँ पर एक नज़र देख भी लेते हैं। D1 बाय 1 प्लस R है आपके पास D1 यानी डिविडेंड 1 जो आपके पास फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है वो ये गिवन है 5.35 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ऊपर आप लोग देख लीजिएगा 10% है, 10 को 100 से डिवाइड करें 0.1 आता है, प्लस 1 कर दें 1.1 आता है, देन 5.35 को डिवाइड कर दें 1.1 से। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से होगा, जब 1.1 आएगा रेज टू पावर 2 फाइंड करोगे, करने के बाद फिर देन डिवाइड करोगे आप, ठीक है। तो ये इसी तरह से D1, D2, D3, D4 की वैल्यूज़ ले लें, और V1 में ये जो सारी डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यूज़ आई हैं उन सबको ऐड कर लें, तो आपके पास V1 का आंसर आ जाएगा। V2 सेकंड वैल्यू, सेकंड में भी आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, जो एक्सपेक्टेड आपने फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया भी था फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए, कि फ्यूचर वैल्यू जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए, कि ये देखें प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स गिवन है 120 रुपीज़। इसको देखते हुए आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू इसकी फाइंड करोगे, ये कितने का होगा। तो 120 यानी यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला लगा रहे हैं, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है यहाँ पर 120 रुपीज़ गिवन थी, जो कि 5th ईयर यहाँ पर गिवन है। ओके यहाँ पर प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स यानी एक्सपेक्टेड यानी फ्यूचर प्राइस गिवन है, यानी फ्यूचर प्राइस की आप एक्सपेक्टेड जो है फ्यूचर प्राइस उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, यानी किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 120 आ जाएगा, यानी यहाँ पर डिविडेंड है जो कि एक्सपेक्टेड है या फ्यूचर कह दो, डिवाइडेड बाय, और ये इंडिविजुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो बिकॉज यहाँ पर 5th ईयर के बाद बता रहे हैं, ठीक है, ग्रो हो रहा है। तो पहले कांस्टेंट था, पहले कांस्टेंट का किया था, बट यहाँ पर कांस्टेंट का नहीं है, इंडिविजुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है। 1 प्लस रेट क्या गिवन है R, मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया था, R इज़ इक्वल टू 10%, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा,
देन +1 कर दो तो 1.1 रेज टू पावर 5 फाइंड कर लेंगे और जो आंसर आएगा 120 डिवाइड वो वैल्यू कर दोगे 74.51। यहाँ मैंने शो नहीं करवाया बिकॉज मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बता चुकी हूँ ये वैल्यूज़ की हुई हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कैलकुलेशन, ये देख लो कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई हैं। सो ये वैल्यूज़ आ गई। देन आपने टोटल जो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है अपनी जो भी स्टॉक है या शेयर है, तो देन आप क्या करोगे, V1 की वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू ऐड करके तो टोटल वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब हमने डिसीजन लेना है, एनालिसिस प्रीवियस लेक्चर से ही हम लोग करते आ रहे थे कि अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये स्टॉक या शेयर मुझे परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या करते थे कि मार्केट वैल्यू से स्टॉक या सिक्योरिटी या बॉन्ड जो भी है तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कंपेयर करते थे। तब ये बॉन्ड तब या स्टॉक तब या शेयर तब लेना चाहिए जब इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएं या मार्केट वैल्यू लेस देन हो इंट्रिंसिक वैल्यू से। यानी आपके पास आपकी चीज़ 10 रुपये की है तो मार्केट में भी ये 10 की मिले या उससे कम की मिले, ज़्यादा की ना मिले। अगर तो मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, देन आप ये स्टॉक शेयर ख़रीदोगे नहीं। सो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक या शेयर या सिक्योरिटी आपको परचेज़ करनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी या लॉस देगी। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।